हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये अपना वीडियो नंबर 2 है और यू कैन ऑल्सो से लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज वाले टॉपिक में हम लोग टॉपिक नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करने वाले हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रीड करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एन के बुक से, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हम लोग ये जो चैप्टर 9 है इसको एक तो पूरा का पूरा एन बुक्स, साथ साथ में ये अपना एक माइंड मैप चार्ट है 1 पेज का, जिसके अंदर पूरा चैप्टर नंबर 9 को समराइज़ किया हुआ है टॉपिक वाइज। तो इन दोनों नोट से हम लोग अपना कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो सेकंड टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, एन की बुक से रीड करते हैं, साथ में जो जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। All finance comes at some cost. It is quite imperative that it needs to be carefully managed. Financial management is concerned with optimum procurement as well as uses of finance. हाँ जी, इस लाइन को आपको हाईलाइट कर लेना है। दिस इज द सिंपल मीनिंग इन वन लाइन। ये अगर आपको मीनिंग लिखना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में यहाँ पे लिखा है। इट मीन्स प्रोक्योरमेंट फॉर, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो जो फंड्स होता है ना उसका प्रोक्योरमेंट करना एंड उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, अरेंज करना, आप जो मर्जी वहाँ लिख सकते हो। तो फंड्स को अरेंज करना एंड साथ में उसका यूटिलाइज करना। यूटिलाइज के आगे जरूर ये वर्ड लिखना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, नुकसान में आ सकता है। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया, नेक्स्ट पढ़ो। फॉर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट डिफरेंट available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and associated risks. Similarly, the finance so procured needs to be invested in manner that returns from the investment exceeds the cost at which procurement has taken place. Financial management aims at reducing the cost of funds procured, keeping the risk under control and achieving effective deployment of such funds. It also aims at ensuring availability of enough funds whenever required as well as avoiding the idle finance. Needless to emphasize, the future of business depends a great deal on the equity of financial management. इंपॉर्टेंस, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसका इंपॉर्टेंस। तो यहाँ तक हमने मीनिंग पढ़ा। देखो जी, अगर मैं चार्ट की बात करूँ ना, तो इस माइंड मैप चार्ट में टोटल 6 टॉपिक्स बनाए हुए चैप्टर्स का, राइट। टॉपिक नंबर 1 हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। टॉपिक नंबर 2 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो टॉपिक नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी रीड करा दिया। अब देखो, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने को सब पॉइंट्स पढ़ने दो। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ना है और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टोटल ना 5 इंपॉर्टेंस होते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसमें 2 भी नहीं, आप मेन 1 ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव याद रख लेना, मेन इसी को एक्सप्लेन किया हुआ। वैसे तो और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, आपको सिर्फ यही 2 याद रख लेना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव किसका, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। यही 5 पॉइंट्स आपके सिंपल यहाँ पे एन की बुक में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन शॉर्ट सिंपल बोलूँ तो फंड्स को इकट्ठा करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताऊँ, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँ, तो देखो जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ये हमारी बिज़नेस है, ये हमारा शॉप है, फैक्ट्री है, जो मर्जी आप लिख सकते हो। ये शॉप है या फिर फैक्ट्री है अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो, या फिर आप कुछ भी, ये आपका बिजनेस है। ठीक है जी। अब ये बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी चला रहे हो, तो हम ये मान के चले हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बिजनेस अगर आप स्टार्ट सेटअप करना चाहते हो, किसी भी टाइप का बिजनेस, स्टेशनरी शॉप, गोलगप्पे की दुकान, मिठाई का दुकान, जो मर्जी, स्वीट शॉप, आइसक्रीम शॉप, ठीक है, फैक्ट्री, रजिस्टर्स, पेन्स, ये कोई सा भी, एसी,
फ्रिज, फैन, इन सब का दुकान स्टार्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। क्या चाहिए जी आपको? सबसे पहले आपने फंड्स चाहिए। यू नीड फंड्स। सर फंड्स क्यों चाहिए? बिकॉज फंड हमारे पास आएगा, ठीक है, तभी तो हम लोग क्या करेंगे? ऑफिस स्टार्ट कर पाएंगे, फैक्ट्री स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें सामान क्या, या तो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे या फिर हम गुड्स कहीं से खरीद के लेके आएंगे और फिर उसको मार्केट में सेल करेंगे, राइट। तो वी नीड फंड्स। तो अपने को एक तो फंड्स चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या बोला? प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड? प्रोक्योरमेंट का मतलब आप सिंपल वर्ड में अरेंज भी लिख सकते हो। फंड को अरेंज करना, प्रोक्योर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। और इसी फंड्स का हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो फंड्स को इकट्ठा करेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे। साहब यूटिलाइज कहाँ करेंगे? तो देखो, अगर मेरे पास पैसे आ गए तो पैसे हम कहाँ कहाँ से लाएंगे ये सोचना होता है हमें। सिंपल वर्ड में देखो, ड्राइंग बना दे रहा हूँ तो आगे आपका हेल्प करेगा ये। तो हमें पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकता है या कहाँ कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं? एक तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, दूसरा हम अपने दोस्तों से उधार पैसे ले सकते हैं, तीसरा मैं अपना खुद का पैसा लगा सकता हूँ, सेल्फ, ठीक है, ओन कैपिटल, ठीक है। और इन पैसे को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? यूज़ कहाँ करेंगे? तो भाई बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा बिजनेस का, या ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा बिल्डिंग, फिर उसमें मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी जिसे आप बोलते हो अगर आपका मैन्युफैक्चर का बिजनेस है, ठीक है। या फिर शॉप वगैरह है तो उसमें एसी, फैन, आप फर्नीचर वगैरह लगाओगे, फर्नीचर। साथ में अगर शॉप है तो आप स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री खरीद के लाओगे, तभी तो सेल करोगे। तो आपको क्या है? एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो सिंपल वर्ड में हमने ये मीनिंग पढ़ लिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या यूजेस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब फंड, हमने ऊपर पढ़ा है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फंड, ठीक है, और या मनी जो हमें चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, टोटल 5 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल। सारे पॉइंट्स आपको लर्न करा दूंगा इसी क्लास के अंदर, ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स यूज्ड। फोर्थ है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दैट इज इक्विटी एंड डेट एंड ऑल एम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो ये 5 क्या है आपके इंपॉर्टेंस, ये 5 क्या है? इंपॉर्टेंस है। ये हमने सब पॉइंट्स बना लिए, राइट। और फिर इसमें सेकेंड सब पॉइंट्स यानी बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शॉर्ट में एफएम बोलते हैं। तो इसमें मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, दैट इज़ योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी के बारे में पूरा यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट्स इट। फिर ये हमारा टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। आ जाओ। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अगर हम माइंड मैप की बात करें तो वही सेम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें क्या है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। और ये इंपॉर्टेंस एकदम सेम आपके वही शॉर्ट में पॉइंट लिख दिया है एक पेज में समराइज में, सो दैट आपको लर्न हो जाए। एग्जाम के एक दिन पहले अगर सिर्फ पॉइंट टॉपिक याद कर लो तो आप आसानी से आंसर्स अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो वही सेम है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, क्वांटम ऑफ करेंट assets and breakup into cash, inventory, receivables, amount of long term and short term funds to be used, breakup of long term finance into debt and equity, etc, all items in profits and loss account। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और सेकेंडरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव थे, वो पढ़ना नहीं है, मेन आपको प्राइमरी के बारे में ही पूछेगा। तो अब पहले रीड कर लेते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आपको 1 बाय 1 लाइन रीड कराऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। चाहो एक्सप्लेन पहले भी कर सकते हैं, बट बेटर इज़ पहले रीड कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन मैं आपको करा दूँ। तो क्विकली रीड करते हैं। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज सिंस इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग on the financial health of business. The financial statements such as balance sheet and profit and loss account reflect a firm's financial position and its financial health. Almost all items in financial statements of a business are affected directly, indirectly through some financial management decision. Some prominent examples of the aspects being affected could be। तो ये सारा का सारा बेकार है, फालतू का, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ से आते हैं जी,
व्हाट आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो नंबर 1, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड बिजनेस। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका बिजनेस किस चीज़ का है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स कितना रखना है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, उसका डिसीजन लेना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई कितने पैसों का आपका फिक्स एसेट्स होएगा या फिक्स एसेट्स में कितने पैसे आप लगाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट सम ऑफ ₹100 करोड़ इन फिक्स एसेट्स वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स एसेट्स ब्लॉक बाय दिस अमाउंट। तो कहने का मतलब कि भाई पहले आप डिसाइड करते हो, पहले आप सोचते हो कि हमें किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए कितने फर्नीचर, कितना बड़ा बिल्डिंग, कितने प्लांट मशीनरी चाहिए, कितनी इन्वेंट्री, भाई बिजनेस किस चीज़ का है, कैसा है, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, तो उसी के हिसाब से पैसे चाहिए। तो पहले आप ना ये डिसाइड करते हो कि कहाँ कहाँ पैसे यूटिलाइज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा मंगाते हो, प्रोक्योर करते हो, इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर मान लो हमें टाटा जैसी, मान लो टाटा मोटर्स का है ना कंपनी, तो टाटा मोटर जैसी एक नया कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज मान लो 2000 करोड़ का एक एस्टिमेट, वैसे तो इससे भी बड़ा है बट एक रफली 2000 करोड़ का बिजनेस सपोज स्टार्ट करना चाहते हैं हम मोटर्स का। तो हम 2000 में भाई फैक्ट्री कितनी बड़ी रखेंगे, कितना बड़ा बिल्डिंग चाहिए अपने को, प्लांट मशीनरी कितने चाहिए होगा, ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री भी है ना, लोहे स्टील्स क्या क्या चीज़ें, प्लास्टिक जो जो चीज़ें चाहिए, सैलरी वगैरह स्टाफ को देना है, तो उस हिसाब से हमने एस्टिमेशन लगाया 2000 करोड़ चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने को। अब उस 2000 करोड़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, मंगाएंगे, कितने बैंक से लोन लेंगे, कितने दोस्तों से उधार लेंगे, कितने सेल्फ लगाएंगे, साथ में कंपनी अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो कितने पैसे डिवेंचर्स, इन सब से मंगाएंगे, कहाँ कहाँ से, तो ये सोचना होता है, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है क्या कि भाई फिक्स एसेट्स आपका कैसा है, मतलब फिक्स एसेट्स में कितना, अब 2000 करोड़ में आप फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करोगे, मान लो 1000 करोड़ का हमने फिक्स एसेट्स लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि पहले सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कैसा बिजनेस है कैसा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट फाइनेंस फंड का मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, तो जिस हिसाब से आपके बिजनेस का साइज एंड कंपोजिशन है उसी हिसाब से फिक्स एसेट्स आपको लेना पड़ता है, उतने रुपए का फिक्स एसेट्स या उतने पैसे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। छोटा बिजनेस है, आप एक चाय का दुकान खोलना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, फिक्स एसेट्स क्या होगा, एक आपको चाय की दुकान के लिए छोटा सा स्टॉल चाहिए, ठीक है, या फिर आपका छोटा सा रूम वाला एक रेंट पे किराया वो चाहिए जगह। उसके अलावा क्या है फिक्स एसेट्स के अंदर, साथ में वो भी आएगा गैस सिलेंडर, ये वो सारा आपका फिक्स एसेट रहेगा ना। तो छोटा बिजनेस है तो मान लो कि भाई 1 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है आपका फिक्स एसेट्स। अगर आपको मारुति जैसा 400 फोर व्हीलर वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 100 करोड़ 200 करोड़ आपको चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट का इंपॉर्टेंस, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट ब्रेक्स अप इनटू कैश इन्वेंट्री। अब साथ में फिक्स एसेट्स की बात हो गई, तो फिक्स एसेट्स के बाद आपको कितना कैश रिक्वायर्ड चाहिए, कितनी की इन्वेंट्री और कितने, यानी कि ये करंट एसेट्स की बात कर रहा है सिंपल वर्ड में कि भाई करंट एसेट्स में कितना पैसा रिक्वायर है आपको। मान लो आपको 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ आपको चाहिए फिक्स एसेट्स के लिए, मान लो 1000 करोड़ आपको फिक्स एसेट्स के लिए चाहिए। या सिंपल वन बोलूँ तो अगर आप एक टी का स्टॉल खोलना चाहते हो तो मैंने अभी बताया 1 लाख रुपए फिक्स एसेट में लगाएंगे, भाई 1 लाख का इन्वेंट्री भी रखेंगे, चलो इन्वेंट्री और कम कर लेते हैं भाई, सपोज मान लो 50,000 की इन्वेंट्री, भाई चाय का कप, ठीक है, दूध चीनी ये सब आपके चाय पत्ती सब चाहिए, तो मान लो 50,000 रुपये हमने इसके लिए रख लिया। तो कहने का मतलब थोड़े बहुत कैश होने चाहिए भाई छुट्टे, भाई अगर 100 का नोट देगा 500 का नोट लेके आएगा तो आपको उसको चेंज के लिए पैसे भी चाहिए, तो कुछ कैश भी चाहिए। मान लो क्रेडिटर्स आ गए आपसे पैसे मांगने, उधार पे सामान लाए तो उसको भी देना, तो कैश में कितना पैसा चाहिए, इन्वेंट्री कितनी की होनी चाहिए, रिसीवेबल्स कितने के होने चाहिए, ये सब एस्टिमेट करना पड़ता है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंस का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज दी ऑब्जेक्टिव कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट देयर इज अ कमेंसरेट इंक्रीज इन दी वर्किंग कैपिटल, इसे आप वर्किंग कैपिटल भी बोलते हो। करेंट एसेट्स यानी कि वर्किंग कैपिटल आप इसे लिख लो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज आ जाता है, ठीक है। तो करेंट एसेट्स एज वेल एज करेंट लायबिलिटीज। The quantum of current assets is also influenced by financial management decision. In addition, decision about credit and inventory management affect the amount of debtors inventory, which in turn affect the total current assets as well as composition.
थर्ड जो आपका है इंपॉर्टेंस, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज। भाई कितना आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे, कितना शॉर्ट टर्म। भाई अभी हमने ये देखा कि हमें फंड्स का यूटिलाइजेशंस करना है, कितने कितने पैसे चाहिए, तो उसके हिसाब से ही हमें पैसे अरेंज करना पड़ेगा, कितना हम लॉन्ग टर्म पैसा लेंगे और कितना हम शॉर्ट टर्म पैसा अरेंज करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा, और शॉर्ट टर्म 12 महीने से कम या ऑपरेटिंग साइकिल से कम। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड कितना कितना यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग अदर्स इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वांटिंग टू हैव मोर लिक्विड एसेट्स would raise relatively more amount of long-term basis. There is a choice between liquidity and profitability. The underlying assumptions here is that current liabilities cost less than long. भाई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ अगर आप लोन लोगे लॉन्ग टर्म का, और करेंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म, तो भाई शॉर्ट टर्म लोगे तो उसमें आपकी कॉस्ट कम लगेगी ना। भाई अगर आपने 12 महीने के लिए किसी से लोन लिया है, 8 महीने के लिए लोन या उधार लिया है, तो उस पर आपको 8 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। 2 साल के लिए अगर आप लोन लोगे 2 ईयर्स के लिए, तो आपको उस पर इंटरेस्ट 2 सालों का पे करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं ना उसको कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, जो लोन वगैरह जो फंड वगैरह इकट्ठा करोगे उसकी कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट है आपका क्या इंपॉर्टेंस, चौथा इंपॉर्टेंस, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेट एंड इक्विटी। तो वही है, देखो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कितना। अब अगर मान लो लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लिया, तो लॉन्ग टर्म में डेट एंड इक्विटी दोनों आता है कि डेट से कितना पैसा, इक्विटी से कितना पैसा। तो ये आगे चल के ये डायग्राम बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, देखो इसी में समझा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे फंड अगर हमें चाहिए होगा ना, तो फंड हमने पहले डिसाइड कर लिया कितने कितने चाहिए, तो 2000 करोड़ चाहिए, या फिर 1 लाख रुपीज़ चाहिए, या फिर 2 लाख या 10 लाख रुपीज़ चाहिए। अगर छोटा मोटा चाय का शॉप स्टार्ट करना है तो मान लो 1,50,000 चाहिए। तो अब इसमें हमें ये डिसाइड करना है, लॉन्ग टर्म से 1 लाख चाहिए, शॉर्ट टर्म से मान लो वर्किंग कैपिटल 50,000, और आपका लॉन्ग टर्म जो है 1 लाख चाहिए। अब फर्दर इस 1 लाख में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई डेट से कितना और इक्विटी से कितना। डेट और इक्विटी का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है एक तरीके से लोन। डेट में डिवेंचर्स, लोन, ये सारे आ गए, बैंक से जो लोन मैंने बताया, बाहर वाला, आउटसाइडर। और इक्विटी का मतलब होता है खुद का पैसा। इक्विटी का मतलब होता है खुद का पैसा। खुद का पैसा कितना लगाओगे, ओनर्स फंड। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। तो कितना लोन, ये दोनों लॉन्ग टर्म ही होता है, ये दोनों लॉन्ग टर्म होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म, यानी करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक जिसको आप कहते हो, या कैश, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। वर्किंग कैपिटल बोला है तो बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब इसमें आ गया। करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट दोनों आ गए। तो यहीं पे आपको पॉइंट कर रहा है ब्रेकअप। पहले तो आप डिसाइड करो कि शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल वाला कितना, और लॉन्ग टर्म वाला कितना पैसा आपको इकट्ठा करना है, यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, यानी कि कितने के फिक्स एसेट्स, कितने के करेंट एसेट्स वगैरह लेना है। उसी हिसाब से आप पैसे फाइनेंस करोगे। और फिर फर्दर ब्रेक करो, जो लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म को डेट में कितना इक्विटी, मतलब कि ऑफ दी टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो आप फाइनेंस करोगे यहाँ पे, फाइनेंस मतलब जो उधार पैसा प्रोक्योर करोगे लॉन्ग टर्म वाला 1 लाख, तो इस 1 लाख में से डेट कितना, इक्विटी कितना, या तो आधा आधा, जैसा मर्जी वैसा आप कर सकते हो, या 60-40 का रेशो, या 70-30 का रेशो, जो मर्जी उस हिसाब से आप फाइनेंस मंगा सकते हो अकॉर्डिंगली। अब आगे के चैप्टर में आएंगे ना, तो वहाँ पे और आपको बताऊंगा। इसमें भी वी हैव टू डिसाइड कौन सा बेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उतना मंगाना चाहिए। बड़े बड़े फॉर्म्स में ये सबका एक एक पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं EBIT EPS एनालिसिस। आगे हमें पढ़ना है थोड़ा सा, 1-2 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल। इन सब पे एक एक चैप्टर्स है बेसिकली, आपके आगे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तो फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। नाउ यहाँ पे आ जाओ BSP। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4। तो ये कह रहा है ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस द प्रोपोर्शन टू बी रेज्ड बाय डेट एंड और इक्विटी is also financial management decision. The amount of debt, equity share capital, preference share capital are affected by the financial decisions, which is a part of financial management. And the last importance, all items in profit and loss count, so interest, expenses, depreciation, higher amount of debt means higher interest expenses in nature. Similarly, use of higher equity may entail higher payment of dividend. Similarly, on expansion of business, which is a result of capital busting decisions, is likely to affect virtual all items in profit and loss count of the business. तो यहाँ का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप
डेट से पैसा ज़्यादा मंगाते हो, यानी कि 70 और 30 का रेशो, इक्विटी से कम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। भाई डेट से पैसा आपने 70,000 मंगाया है और 30,000 इक्विटी से पैसा मंगाया, तो अगर 10% के ब्याज पे आपने डेट से फाइनेंस करा है तो आपको 7,000 का क्या है, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आपने डेट 70,000 की जगह पे मान लो 50,000 का डेट और 50 की इक्विटी, तो अब आपको 5,000 ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम। लेकिन इक्विटी में क्या हो जाएगा, इक्विटी आपकी बढ़ गई, तो इक्विटी बढ़ने से क्या होता है, आप जब प्रॉफिट कमा लेते हो ना, तो प्रॉफिट कमाने के बाद डिविडेंड देना होता है, डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, तो डिविडेंड आपकी बढ़ जाती है। तो इन दोनों में एक एक बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, 50-50 भी बेस्ट हो सकता है, 70-30 भी, और आप 40-60 भी बेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये इसके बारे में हमें आगे थोड़ा देर आगे चलेंगे तो उसमें पढ़ना, आगे के टॉपिक्स है आपको पढ़ने के लिए। तो एक एक चीज़ का एनालिसिस करना होता है एज अ फाइनेंस मैनेजर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स है, अगर ज़्यादा डेट हायर होएगा तो आपको इंटरेस्ट की फ्यूचर में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपका इक्विटी ज़्यादा हायर हो जाएगा तो आपको फ्यूचर में डिविडेंड ज़्यादा पे करने का, दोनों का क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और यहाँ पे हाईलाइट कर लेना ये कैपिटल बस्टिंग, तो इसको हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी बोलते हैं। इसी चैप्टर्स में हमें इसके बारे में पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल डिसीजन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर कह रहा इट कैन thus be stated that financial statement of business is largely determined by financial management decisions taken together earlier. Similarly, the future financial statement would depend upon past as well as current financial decision. Thus, the overall financial health of business is determined by the quantity of financial management. Good financial management aims at mobilization of financial resources at a lower cost and deployment of these and most lucrative activities. And इसी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको एक ही मेन ऑब्जेक्टिव याद रख लेना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक होता है प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना पुराने लोग का ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो आपका मोटिव आजकल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना होता है, पुराने लोग करते थे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज में क्या होता है ना, हम लोग सस्ती क्वालिटी के गुड्स हाई प्राइस में बेच देंगे तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने हमारा बिजनेस चलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कस्टमर आना बंद हो जाएगा। वो कहेंगे अरे यार का, जैसे ओला वालों का जो स्कूटी अभी इन्होंने देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहा है। स्टार्टिंग में बहुत हाइप था, बहुत ज़्यादा पैसे में ओला जो है फटाफट सेल किया जा रहा था, लेकिन अपनी क्वालिटी पे इसने ध्यान नहीं दिया, तो आज की डेट में उसकी बिज़नेस क्या हो रही है, डाउन होते जा रही। टाटा वालों का देखा, टाटा वाले जो हैं वो क्वालिटी बहुत अच्छा देते हैं, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू सोच रखा है, यानी कि वो प्रॉफिट कम। अब ये वो टाटा के कार पे 3 लाख तक का डिस्काउंट ऑफर चल गया है ईवी वाले पे, आपने अभी न्यूज़ सुना होगा, राइट। तो कहने का मतलब अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमेशन है, जो कि टाटा का है मान लो, और प्रॉफिट मैक्सिमेशन जो कि ओला ने सोचा होगा अगर, ठीक है, वैसे तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, बट एक बात बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट मैक्सिमेशन पुराने ख्याल, ओल्ड, यानी कि ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होता है। और लॉन्ग टर्म, अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है तो आप सोचते हो कि प्रॉफिट कम हो बट वेल्थ हमारा मैक्सिमाइज होते रहे, लोगों को हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स पसंद आता रहेगा, तो हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बिजनेस करेंगे ज़्यादा समय के लिए, तो अपने आप प्रॉफिट हम धीरे धीरे अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक से। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखो, प्राइमरी एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ, यानी शेयर होल्डर्स वेल्थ, विच इज़ रेफर्ड टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट होता क्या है तो आपको बता दूं। देखो अगर ये कंपनी है ना, तो कंपनी ने क्या कर रखा है, ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स ना ओनर कहलाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी वाले ओनर कहलाते हैं। और ये जो डेट वाले हैं, डेट यानी लोन वाले, बैंक से लोन लिया, दोस्तों से उधार ले लिया, लोन यानी कि डेट, तो ये लोग आउटसाइडर कहलाते हैं। तो जो इक्विटी शेयर वाले हैं इनका वेल्थ कैसे बढ़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले के नाम सुना होगा, कंपनी पढ़ा है तो आपने, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो। तो अगर 10 रुपये का शेयर स्टार्ट में था तो ये 10 से बढ़ के 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, ये कैसे बढ़ेगा। तो अगर बिजनेस अच्छा चलाएंगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा प्रोवाइड करेंगे, सेल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट होते चला जाएगा धीरे धीरे, तो अपने आप इनका जो है ना, ये शेयर्स की प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो बिजनेस हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस चलाने का हमारा, लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइज करना। वेल्थ मैक्सिमाइज करना मतलब शेयर्स के प्राइस को इंक्रीज करना, ना कि प्रॉफिट इंक्रीज करना। प्रॉफिट इंक्रीज करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, राइट।
तो ये होता है सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। आइए एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये थोड़ा सा रफ कर लो जी। हाँ, तो पॉइंट नंबर बी था अपना क्या, तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स है हमारा टॉपिक, सब टॉपिक 2। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, तो शेयर्स होल्डर्स वेल्थ which is referred to as wealth maximization concept. The market price of company's share is linked to the three basic financial decisions which you will study a little later. This is because companies funds belong to the shareholders and the manner in which they are invested and the return earned by them determines their market value and prices. ओहो, इसकी market value and price को determine करेगा। It means maximization of market value of equity shareholders. The market price of equity share increases if the benefit from decision exceed the cost involved. तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है जी। Market price of equity increases if the benefits from decisions exceed the cost. All the financial decisions aims at ensuring that decisions each decision is efficient and adds more value. Such value additions tends to increase the market price of shares. Therefore, those financial decisions are taken which will ultimately prove gainful from the point of view of the shareholders. The shareholders gain if the value of shares in the market price, हाँ जी, shareholders यहाँ पे ये हाईलाइट करो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ जी। तो if the value of shares in the market increasing, that simply means which ultimately prove the gain from the point of view of shareholders. Thus, the gain if the value of shares in the market increases. Those decisions which results in declining the share price of the poor financing decision. Thus, we can say that objective of financial management is to maximize current price of equity shares of the company or to maximize wealth of owners of the company. तो कंपनी के ओनर्स का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। देयरफॉर when a decision is taken about investments in view of machines aims financial management is to ensure that benefit from the investment exceed the cost so that the that some value addition take place. Similarly when the finance is procured the aims to reduce cost. सिंपल वर्ड में बोलूँ तो देखो यहाँ पे हाईलाइट करना, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना तो इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे जिससे हमें क्या हो, रिटर्न बेनिफिट ज़्यादा हो, हमें बेनिफिट ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो। और जब हम फाइनेंस की बात करेंगे कि भाई लोन कहाँ से लोगे, पैसे कहाँ से मंगाओगे, अरेंज कहाँ से करोगे, जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो, ठीक है जी, जहाँ से कॉस्ट हमारा घट, जहाँ पे अगर मान लो दो बैंक हैं आपके पास, ठीक है, एक पीएनबी और एक एसबीआई, ये नॉर्मल है। तो अगर लोन लेना है पीएनबी एसबीआई से, एसबीआई कह रहा 9%, पीएनबी कह रहा हम 10% के इंटरेस्ट पे लोन देंगे, तो हम एसबीआई के पास जाएंगे, राइट। तो क्योंकि एसबीआई से हमें इंटरेस्ट रेट कम पे मिल रहा है, यानी कि ये कॉस्ट हमारा फाइनेंस कराने का कम पड़ रहा है। कॉस्ट का मतलब है जो इंटरेस्ट रेट, ब्याज वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जो पे करना होता है वो। In fact, in all financial decision, major or minor, the ultimate objective that guide decision maker is that some value addition should take place. All the avenues of investments, modes of financing, ways of handling various components of working capital must be identified, which will be ultimately lead to an increase in the price of equity. सभी डिसीजंस का अल्टीमेट गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स का प्राइस जो है इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, वेल्थ का मतलब है शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होएगा, शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। तो उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी होगा जब उसके शेयर की प्राइस जो है, प्राइस ऑफ शेयर, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी, वो मार्केट में बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा कैसे, तो हमें कैसे उसकी प्राइस बढ़ेगा, उसी के लिए तो हमें डिसीजंस लेने हैं, अच्छे डिसीजंस। हम फाइनेंस वहाँ से करेंगे जहाँ से कॉस्ट हमारी कम हो, हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इन शॉर्ट में समराइज करा दूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एक वर्ड में मीनिंग। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो 5 इंपॉर्टेंस है नंबर कि भाई फिक्स एसेट्स का साइज़ कैसा होगा, उसका कंपोजिशन कैसा होएगा, ठीक है। फिर है कि क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स
एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स कैसा रहेगा, और उसके अलावा करेंट एसेट्स का ब्रेकअप करना, भाई कैश कितनी ज़रूरत है, इन्वेंट्री कितना चाहिए, और तो फिक्स एसेट्स तो यहाँ ऑलरेडी इसका कंपोजिशन डिसाइड कर लिया, अब हमें कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट डिसाइड करना है, यानी वर्किंग कैपिटल भी आप कह सकते हो, कैश कितना, इन्वेंट्री कितना, रिसीवेबल्स कितना, पेबल कितने। फिर है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स कितना यूज़ करेंगे उसे डिसाइड करना है, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ कहाँ से कितना कितना मंगाएंगे, स्पेशली डेट से कितना, इक्विटी से कितना, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है एज अ फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी आइटम है, जैसे इंटरेस्ट पे करना, डेप्रिसिएशन लगाना, चार्ज करना, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह पे करना होगा, तो डेट से ज़्यादा पैसे मंगाओगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, इक्विटी से ज़्यादा पैसे मंगाओगे तो आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का डिसीजंस की बेस्ट क्या होगा हमारे बिजनेस के लिए, वो चीज़ें हम डिसाइड करके उतने अमाउंट हम डिसाइड करके फाइनेंस करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, अगर एमसीक्यू आ जाता है तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स की प्राइस है वो इंक्रीज़ होना, इंक्रीज़ करना। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इस वाले वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 आज वाले वीडियो में कंप्लीट होता है। टॉपिक नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर उसके बाद चौथे वीडियो में टॉपिक नंबर 4, पाँचवें में टॉपिक नंबर 5 एंड लास्ट वीडियो टॉपिक नंबर 6 रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर्स को हम लोगों ने टोटल 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हो।